ठीक है, तो चलो मेरे प्यारे से बच्चों, कल की क्लास में फटाफट से एक बार आपके लिए रिकैपिचुलेट कर दूं। आज हम पढ़ेंगे पूरी डिटेल्स ऑफ बैक्टीरियल सेल। एक बैक्टीरियल सेल के पास क्या क्या होता है, तो कल की क्लास फटाफट से रिकैपिचुलेट करते हैं एक बार। जो बच्चे शायद कल ना आ पाए हो, आज सुन लेंगे। कल हमने डिस्कस किया था बेटा सेल थ्योरी को, जो स्क्लीडन और स्वॉन ने दी थी, और उन्होंने बताया था कि चाहे कितने भी ऑर्गेनिज्म हो, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, सबकी बॉडी बनी होती है सेल से और सेल के प्रोडक्ट्स से। फिर इस सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया रुडोल्फ वर्चाओ ने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के नाम से, यानी कि जितने भी नए सेल हैं वो प्री एग्जिस्टिंग यानी कि पुराने सेल्स से ही आते हैं। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे सेल वॉल को देखा, यानी कि एक डेड सेल को देखा, कॉर्क सेल को देखा। लेकिन सबसे पहले माइक्रोस्कोप के नीचे लिविंग सेल को देखने वाले थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्रोटोजोन्स, स्पर्म और आपके बैक्टीरियल सेल्स को देखा। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। तो ये हमने कल डिस्कवरीज देखी थी, सेल थ्योरी देखी थी। फिर मैंने आपको एक बेसिक सा स्ट्रक्चर बताया था कि मैं आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में, माने कि एक बैक्टीरियल सेल में क्या क्या पढ़ाने वाली हूं। जहां पे मैंने आपको कल बताया था बेटा कि मैं सेल वॉल आपको पढ़ाऊंगी सबसे पहले, और सेल वॉल से रिलेटेड कुछ सरफेस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे, जैसे फिम्ब्रेई, पिलय और आपका फ्लैजिला। फिर उसके बाद हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे, आज ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड आपको मैंने दो स्ट्रक्चर कल बताए थे, मीजोजोम और क्रोमैटोफोर। हम राइबोसोम्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियोइड पढ़ेंगे, इंक्लूजन बॉडीज पढ़ेंगे और प्लास्मिड पढ़ेंगे। तो इन सबको एक एक करके डिटेल में आज फटाफट से उड़ाते जाना है। तो अपनी सीट की पेटियां बांध लो और बिंदास तरीके से सारी चीजों को फटाफट से मेरे साथ साथ याद करते चलो। ठीक, चलो मेरे बच्चों, ये कल मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिखाया था बैक्टीरियल सेल का, है ना, जिसमें मैंने सबसे बाहर ये जो व्हाइट व्हाइट कलर की लेयर है ये ग्लाइकोकैलिक्स बताई थी, जिसे मैंने बोला था ग्लाइकोकैलिक्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता ग्लाइकोकैलिक्स। फिर उसके नीचे हमने ड्रॉ किया था हरे कलर की कवरिंग, दैट इज सेल वॉल, सारे बैक्टीरिया के पास होती है, एक को छोड़कर माइकोप्लाज्मा। फिर उसके नीचे मैंने आपको बना के बताया था बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सारे बैक्टीरिया के पास होती है, दुनिया का कोई ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल नहीं जिसके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड दो स्ट्रक्चर बताए थे, मीसोजोम और क्रोमैटोफोर। मीसोजोम का काम रेस्पिरेशन करवाने का होता है, क्रोमैटोफोर का काम फोटोसिंथेसिस कराने का होता है, और ये भी सारे बैक्टीरिया में नहीं होते, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। फिर सरफेस से रिलेटेड तीन स्ट्रक्चर बताए थे, फ्लैजिला, पिलई, फिम्ब्रेई। फ्लैजिला भी बैक्टीरिया में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पिलय हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, फिम्ब्रेई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। माने ये सारे वो पार्ट्स हैं जो बैक्टीरिया में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कुछ में होते हैं, कुछ में नहीं होते। फिर हम सेल के अंदर गए थे। सेल के अंदर मैंने आपको बताया था बीचों बीच होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कि सारे बैक्टीरिया में होता है, और उससे रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स होते हैं, पॉलीअमाइंस, सारे बैक्टीरिया में होते हैं। और ये देखो आरएनए बनाया था, सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो सेंटर पर ही ये चीज प्रेजेंट होती है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड प्रोटीन्स, और इसको मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियोइड, और न्यूक्लियोइड सारे बैक्टीरिया के पास होता है। फिर इनके साइटोप्लाज्म में होते हैं राइबोसोम्स 70S, सारे बैक्टीरिया के पास होते हैं। फिर इनके पास होती है इंक्लूजन बॉडीज, यानी कि खाना किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, सारे बैक्टीरिया के पास होते हैं। गैस वैक्यूल के बारे में बताया था, कुछ बैक्टीरिया में होते हैं और कुछ बैक्टीरिया में नहीं होते। प्लास्मिड के बारे में बताया था, ये बीचों बीच जो आपको दिखाई दे रहा है ये तो इनका मेन डीएनए था बेटा, लेकिन इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए की कॉपी होती है, जिसे हम प्लास्मिड कहते हैं, और ये भी सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता। तो ये सारी कहानी मैंने कल आपको डिटेल में समझाई थी बेटा मेरे, और आज हमें इसी के साथ आगे बढ़ना है। ओके, तो शायद कल कुछ बच्चे ना हो, तो ये सब आज बेटा हम पढ़ेंगे, राइट। चलिए तो करते हैं स्टार्ट, फिर लेकर भगवान जी का नाम। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा विद सेल एनवलप। अब ये सेल एनवलप क्या है? एनवलप क्या होता है बेटा? एनवलप कोई भी ऐसी चीज होती है
जो बाहर हम ढक देते हैं ताकि अंदर की चीजें प्रोटेक्टेड रहें। तो ध्यान रखना, जो बैक्टीरियल सेल का एनवोलॉप है दैट एक्ट एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। माने जिसे हम सेल एनवलप कह रहे हैं वो बैक्टीरियल सेल के लिए एक प्रोटेक्टिव यूनिट है, माने के जो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। तो देखो एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है। एनसीईआरटी सेल एनवलप को कहती है बेटा सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट। क्या कहती है एनसीईआरटी? रूल वही है बेटा, रोज वाला रूल वही है कि जो मैम क्लास में जब बोलेंगी तो हम ध्यान से सुनेंगे, जब मैम लिखेंगी हम साथ साथ लिखेंगे और क्लास की बात क्लास में ही याद करेंगे, ताकि हमें लेक्चर के बाद कोई बर्डन फील ना हो कि चलो यार हमें फिर से याद करना है। लेक्चर को फुल कंसंट्रेशन से सुनना है, समझना है और चीजों को साथ साथ याद करना है। तो एनसीईआरटी सेल एनवेलप को क्या कह रही है बेटा? सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, एक ऐसी यूनिट जो सेल को प्रोटेक्ट कर रही है। और ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट 3 लेयर से मिलकर बनी है। तो क्या कहती है एनसीईआरटी कि ये सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। ये 3 लेयर से मिलकर बनी है बेटा जी, जिसमें सबसे बाहर हमारी होती है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स से अंदर की तरफ होती है सेल वॉल और सेल वॉल से अंदर की तरफ होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन। तो देखो मेरे बच्चों, समझ में आया सेल एनवलप क्या है? सेल एनवलप एक प्रोटेक्टिव यूनिट है, एक सिंगल प्रोटेक्टिव, यानी कि तीनों लेयर मिलकर एक सिंगल यूनिट बनाती हैं, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं जो कि बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। ठीक है, तो आपसे सिंपल पूछेगा सेल एनवलप क्या है, तो आप बोलोगे ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है। सिंगल का मतलब ये नहीं कि इसमें एक ही लेयर है, ध्यान से सुनना बेटा। सिंगल का मतलब ये नहीं है कि इसमें एक ही लेयर है ना, सिंगल का मतलब ये है कि ये तीनों लेयर मिलकर एकजुट होकर एक साथ होकर एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है, प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती है। तो सेल एनवलप एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट हो गया जो कि 3 लेयर से मिलकर बना है। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके नीचे सेल वॉल और उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो अब हम सबसे पहले क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले हम डिटेल में सेल एनवलप को पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ेंगे, फिर सेल वॉल और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो रेडी ऑल? रेडी मेरे बच्चों? रेडी मेरे बच्चों? चलिए तो आ जाओ बेटा, स्टार्ट करते हैं। फिर आ जाओ, चलते हैं सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स पर। इसके बारे में पहले सारी बातें ध्यान से सुनो। जब मैं बोलूंगी तो सिर्फ सुनोगे, समझोगे और याद करोगे, और जब मैं लिखूंगी तो मेरे साथ साथ नोट्स बनाओगे। अभी ध्यान से सुनो। ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल के बाहर की कवरिंग है। ठीक है, सेल वॉल के बाहर की तरफ होती है, यानी कि सबसे बाहर की तरफ ग्लाइकोकैलिक्स है। ये एक चिपचिपी सी लेयर होती है, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड। म्यूको माने चिपचिपी और पॉलीसैकेराइड माने कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई। तो ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहर की लेयर है जो थोड़ी सी चिपचिपी होती है, जिसे हम कहते हैं इट इज कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। बात समझ में आ गई? अब फिर ध्यान से सुनो। ये जो लेयर है बाहर की तरफ, ये कभी कभी थोड़ी ढीली सी होती है। अगर ये लेयर ढीली सी होती है तो हम ग्लाइकोकैलिक्स को स्लाइम लेयर कह देते हैं, और अगर ये लेयर थोड़ी सख्त होती है, थोड़ी रिजिड होती है, तो इसी लेयर को हम कैप्सूल कह देते हैं। यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स जो है वो भी 2 तरह का हो सकता है, कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अगर ग्लाइकोकैलिक्स रिजिड है, सख्त है, तो वो क्या है? कैप्सूल है। लेकिन अगर वो एक लूज शीट है, एक ढीली सी लेयर है, तो वही ग्लाइकोकैलिक्स को हम स्लाइम लेयर कहने लगते हैं। और ग्लाइकोकैलिक्स जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया के पास हो, कुछ के पास होता है, कुछ के पास नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, जिनके पास होता है ग्लाइकोकैलिक्स उन्हें हम कहते हैं एस स्ट्रेन। एस स्ट्रेन यानी कि एस टाइप के बैक्टीरिया, स्मूथ बैक्टीरिया।
जिनके पास सेल वॉल के चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स होता है उन्हें हम स्मूथ बैक्टीरिया बोलते हैं या फिर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बोलते हैं, और जिनकी सेल वॉल के चारों तरफ ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है उन्हें हम आर स्ट्रेन यानी कि आर टाइप ऑफ बैक्टीरिया बोलते हैं, जहां पर जो है वो रफ कॉलोनीज बनाते हैं, माने के उनकी जो सेल वॉल है उसके चारों तरफ एक स्मूथ सी लेयर नहीं होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ग्लाइकोकैलिक्स का काम क्या होता है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम ग्लाइकोकैलिक्स का होता है कि जब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आता है बेटा, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उस पर अटैक करता है, क्योंकि हमारी बॉडी को लगता है ये बैक्टीरिया अपना नहीं है। तो जब बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको मारने की कोशिश करता है, और जो ये ग्लाइकोकैलिक्स है ये होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाने की कोशिश करता है। इसीलिए जितने भी कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, माने जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स होती है, वो थोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं। क्यों? वो अक्सर पैथोजेनिक होते हैं, वो अक्सर बीमारी करते हैं। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से वो खुद को होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाने की क्षमता रखते हैं, बचाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो पहला काम तो ग्लाइकोकैलिक्स का हुआ कि जो बैक्टीरियल सेल है उसको होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचाना, और दूसरा काम जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसको पानी की पकड़ने की जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स पानी को होल्ड करके रखता है, तो बैक्टीरिया को सूखने नहीं देता, बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट नहीं होने देता, यानी कि बैक्टीरिया को डिहाइड्रेशन से बचाता है। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स की कहानी है। सारी कहानी समझ में आ गई? चलो अब मैं लिखूंगी, तुम लिखते लिखते साथ साथ याद भी करोगे। आ जाओ। तो ग्लाइकोकैलिक्स को हमने क्या कहा? आउटर मोस्ट। मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा, मेरे हटने का वेट नहीं करेंगे, मेरे हटने का वेट नहीं करोगे, मैं बोलती जाऊंगी, मेरे साथ साथ लिखते जाओ और साथ साथ याद भी करते जाओ। आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ये सेल एनवेलप, सॉरी, ग्लाइकोकैलिक्स सेल एनवेलप की सबसे बाहर वाली कवरिंग है। फिर ये किसकी बनी होती है? कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। म्यूको माने चिपचिपा, पॉलीसैकेराइड मतलब कार्बोहाइड्रेट। तो ये किसकी बनी है बेटा? ये बनी हुई है म्यूकोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लिए, याद कर लिए। चलो अब देखते हैं कि हमारा ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है बेटा जी, ये दो तरह का हो सकता है। इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल भी कह देते हैं, इसी ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल भी कह देते हैं, और इसी को हम स्लाइम लेयर भी कह देते हैं। कैप्सूल कब कहते हैं बेटा? when glycocalyx is hard and rigid। अगर ग्लाइकोकैलिक्स हार्ड और रिजिड होता है तो उसे कैप्सूल कह देते हैं, और when glycocalyx is लूज शीट, जब वो एक लूज सी कवरिंग होती है तो उसको हम स्लाइम लेयर कह देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए इतनी बात सबने लिख ली बेटा, सबको समझ में आ गई। सेल एनवेलप की सबसे बाहर वाली कवरिंग हमारी ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है, ये म्यूकोपॉलीसैकेराइड की बनी होती है। अगर ये रिजिड होती है, हार्ड होती है, तो ग्लाइकोकैलिक्स को हम कैप्सूल कहते हैं, लेकिन अगर वो एक ढीली सी शीट होती है तो उसे हम स्लाइम लेयर कहते हैं। सबने लिख लिया बेटा इतना? आगे चलें? चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स। अब हम बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स के काम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला काम क्या बताया था बेटा? प्रोटेक्ट्स बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट्स इम्यून सिस्टम।
होस्ट के इम्यून सिस्टम से बैक्टीरिया को बचाने का काम पहला, और दूसरा प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम डिहाइड्रेशन, बैक्टीरिया को सूखने से बचाता है क्योंकि ये पानी को पकड़ के रखता है। ये इसके काम हो गए। ठीक है बेटा। अब अभी मैंने आपको बताया कि बेटा जी जो अपना ग्लाइकोकैलिक्स है वो बैक्टीरिया के पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर ये एब्सेंट है, अगर नहीं है, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा? आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन माने रफ स्ट्रेन। ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास ग्लाइकोकैलिक्स एब्सेंट होता है उसे हम रफ स्ट्रेन कह देते हैं, या फिर नॉन कैप्सुलेटेड स्ट्रेन कह देते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया मोस्टली नॉन पैथोजेनिक होते हैं। ऐसे बैक्टीरिया बेटा मोस्टली, मैं मोस्टली लिख रही हूं, हमेशा नहीं लिख रही। मैंने ये नहीं कहा कि वो बैक्टीरिया जिनके पास ग्लाइकोकैलिक्स नहीं होता है वो कभी भी बीमारी नहीं कर सकते, मैं ऐसा नहीं कह रही बेटा। मैं कह रही हूं कि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि जिन बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल नहीं है वो पैथोजेनिक नहीं होते हैं, मतलब वो बीमारी नहीं करते। ऐसा अक्सर देखा गया है, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, चल फिर ये प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर प्रेजेंट है बेटा जी तो उसे हम कहते हैं एस स्ट्रेन, माने के स्मूथ स्ट्रेन, या फिर दूसरे शब्दों में कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ठीक, और ऐसे बैक्टीरिया अधिकतर पैथोजेनिक होते हैं, वो बीमारी करते हैं क्योंकि वो अपने आप को आसानी से होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा लेते हैं। ठीक है बेटा, ओके मेरे बच्चों। चलिए कोई दिक्कत बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? लक्ष्मी इज आस्किंग ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। बेटा अभी ऐसे भागो मत, अपने टीचर पे भरोसा रखो, अपने टीचर की सीक्वेंस पर भरोसा रखो। पहले मैं पूरा बैक्टीरियल सेल तो समझा दूं, फिर उसके बाद ग्राम स्टेनिंग समझाएंगे, एंड में समझाएंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है। ओके, ऐसे भागो मत, मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगी। जो मैं पढ़ा रही हूं उतना सुनो, समझो और याद करो। राइट, मुझे क्या पढ़ाना है ये इंस्ट्रक्ट नहीं करना है बेटा आपको। ओके, मैं सब पढ़ाऊंगी, सब बताऊंगी, आपको पेशेंस रखनी है। क्लास में जो चल रहा है, जो हो रहा है, फुल कंसंट्रेशन उस पर रखो, वो याद करो साथ साथ। आगे की बातें मत बताओ, आगे पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे आपको बेटा। ठीक है, चलिए तो ये कहानी हमारी हो गई ग्लाइकोकैलिक्स की। ओके, और मेरी रिक्वेस्ट है बेटा कि सारे बच्चे क्लास को, मेरे 2-3 रिक्वेस्ट हैं इस बार। मैंने ये पहले से ही जो है मान के चला है, क्योंकि पिछले अर्जुना में मैंने थोड़ा गुस्सा किया, थोड़ा अपना टाइम वेस्ट किया, लेकिन इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली हूँ। मैं चैट केवल तब देखूंगी जब वो रिलेटेबल होगी देखने के लिए। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछूंगी, मुझे आपके डाउट पूछने होंगे, तो मैं चैट देखूंगी, अदरवाइज मैं सुकून से पढ़ाऊंगी। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं क्या पढ़ाऊंगी क्लास में, कितना पढ़ाऊंगी, वो मैं तय करूंगी और कोई तय नहीं करेगा। ठीक है, आप लोग तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। तीसरी चीज, जिस समय क्लास में जो चल रहा होगा आपको फुल कंसंट्रेशन उस पर रखनी है। ये नहीं बताना कि ये भी बताओ मैम, ये भी बताओ मैम, ये भी बताओ मैम। क्लास में सब कुछ कवर होगा। जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं आता होगा या आप उससे रिलेटेड सवाल नहीं कर पाओगे, वो मेरी गारंटी है। राइट, अभी मैं कैसे बता दूं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, आगे बताऊंगी ना जब ग्राम स्टेनिंग बताऊंगी। तो आप चैट लिखकर अपना ही टाइम वेस्ट करोगे बेटा,
आप कुछ लोग ऐसे समझते हैं कि हम सारे बाकी बच्चों को भी डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। आप केवल अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इस बार मैं बहुत ही तैयारी के साथ आई हूँ कि मुझे इस बैच को कैसे चलाना है। मुझे ना आपका टाइम वेस्ट होने देना है और ना ही अपना टाइम वेस्ट करना है। मैं आज ही क्लियर कर देती हूँ ताकि आगे वाले लेक्चर्स में ऐसा ना हो। चौथी चीज, मैं ऑलरेडी एक बात को 6 से 7 बार रिपीट करती हूँ, अभी तक आपने नोटिस कर लिया होगा। पहले मैं समझाती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ, लिखते लिखते भी मैं उसी बात को कई बार रिपीट करती हूँ। तो मैं ऑलरेडी एक बात को 6 से 7 बार रिपीट करती हूँ, मैं उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बिल्कुल भी नहीं करूंगी, चाहे आप चैट बॉक्स कितना भी भरते रहो। फिफ्थ चीज कि आप लेक्चर में टाइम से आओगे। अगर लेक्चर का टाइम 6:15 है तो आप टाइम से लेक्चर में आओगे। काफी सारे बच्चे बीच में लेक्चर में कूद पड़ते हैं और फिर बोलते हैं रिपीट करो रिपीट करो। गलती किसकी है? आपकी है। अगर आप लेक्चर में टाइम से नहीं आओगे और फिर बोलोगे रिपीट करो, तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे सारे बच्चों के हिसाब से देखना है। तो ये 4-5 बातें ध्यान रखेंगे। मुझे कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा चैट बॉक्स में मुझे क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कब पढ़ाना है, वो मैं खुद तय करूंगी। चैप्टर खत्म होने के बाद आप दुनिया का हर एक क्वेश्चन कर पाओगे, वो मेरी गारंटी है। दूसरी चीज, लेक्चर में टाइम से आओगे और रिपीट बिल्कुल नहीं लिखोगे चैट बॉक्स में, क्योंकि उससे मुझे बिल्कुल भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 6 से 7 बार एक चीज को रिपीट करती हूं। अगर आप नहीं सुन रहे हैं, लेक्चर में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, तो वो आपकी गलती है। जो भी बच्चे लेक्चर को ध्यान से सुन रहे हैं उन्होंने नोटिस कर लिया होगा कि मैम ऑलरेडी कितनी बार एक चीज को रिपीट करती हैं, है ना। आप बीच बीच में गायब हो जाते हो, चैट लिखने में बिजी हो जाते हो और फिर कहते हो रिपीट करो। ऐसा नहीं होगा बेटा, मुझे सिलेबस भी देखना है। फिर आप ही लोग चिल्लाने लगते हो कि मैम इसमें कितने लेक्चर और लगाओगे, आप तो बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, हमारे स्कूल में एग्जाम होने वाले हैं। फिर आप ही लोग चैट बॉक्स में ये लिखते हो, तो गलत है ना बेटा ये चीज। तो मैं आपको ये पहले ही इस साल बता दूं कि मैं ज्यादा चैट नहीं देखूंगी बेटा, क्योंकि उससे हम पढ़ा नहीं पाते हैं। समझो हमारी बात को। यहाँ पर हमारे पास एक बहुत अच्छा फीचर आ गया है। हर एक टॉपिक खत्म करने के बाद मैं बहुत सारे पॉपुलर डाउट्स देखूंगी जो मैंने कल भी देखे थे और आपको उनके जवाब भी बताए थे। चैट देखना मेरे लिए आसान नहीं होता है और मैं देखूंगी भी नहीं। मैं आपको कोई क्वेश्चन दूंगी, मुझे उसका जवाब चाहिए होगा तो मैं चैट पर ध्यान दूंगी। और रही डाउट्स की बात, उसके लिए हमारे पास एक स्पेशल फीचर है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। आपके फिर भी बचते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डालो। ओके, चलिए। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं जो पढ़ने वाले होते हैं, 80% बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, 20% बच्चे चैट बॉक्स को भरते हैं। तो मैं इस बार 80% बच्चों पर ध्यान दूंगी, उनका टाइम वेस्ट नहीं होने दूंगी। तो बेटा ये रिपीट लिखना और बहुत सारी बातें लिखना, ये भी बताओ वो भी बताओ, इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैं चैट नहीं देखूंगी। मैं चैट तभी देखूंगी जब जरूरी होगी, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए आ जाइए। तो ये अपना ग्लाइकोकैलिक्स हो गया बेटा। अब ग्लाइकोकैलिक्स के बाद हम चलेंगे सेल वॉल पर। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की तरफ क्या है बेटा? सेल वॉल है। ध्यान से सुनना, पहले सारी बातें बोलूंगी, उन्हें ध्यान से सुनना, फिर लिखूंगी, मेरे साथ साथ लिखना और लिखते लिखते याद करना है। पेन और आपकी कॉपी के बीच में दिमाग आना चाहिए, ये नहीं कि बस लिख रहे हो, लिखते लिखते साथ साथ याद करोगे। चलिए, सेल वॉल यहां पर कैसी होती है बेटा? बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है केवल एक बैक्टीरिया को छोड़कर, और वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। और ध्यान से सुनना, जो बोलूंगी वो नेचर में नॉन सेल्यूलोजिक होती है। नेचर में नॉन सेल्यूलोजिक होती है, माने कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है। तो फिर क्या होता है? बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है पॉलीसेक्राइड और अमीनो एसिड। पॉलीसेक्राइड आप सब जान गए हो, शुगर, कार्बोहाइड्रेट। पॉलीसेक्राइड क्या होता है? शुगर या कार्बोहाइड्रेट। और साथ में क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं सेल वॉल बैक्टीरिया की। सेल्यूलोज नहीं होता इसमें। और इसी पॉलीसेक्राइड प्लस अमीनो एसिड को हम बहुत फेमस नाम से जानते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकैन। हम क्या कहते हैं कि जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। पेप्टाइडो मतलब अमीनो एसिड, ग्लाइकैन मतलब पॉलीसेक्राइड, राइट।
चलिए आ जाइए, दिखते लिखते हैं फिर। सेल वॉल जो है इज प्रेजेंट, मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा और याद करेंगे साथ साथ, इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को छोड़कर सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। नेचर इसका कैसा होता है? नॉन सेल्यूलोजिक। नॉन सेल्यूलोजिक, चलिए नेचर नॉन सेल्यूलोजिक हो गया, तो फिर कॉम्पोजिशन क्या होता है बात करते हैं बेटा, मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। किस चीज की बनी है? अभी क्या बताया बेटा मैंने? ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड यानी कि शुगर प्लस अमीनो एसिड्स। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड होते हैं, और इसी को हम किस नाम से जानते हैं? हम कहते हैं कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन। बैक्टीरिया की सेल वॉल में होता है पेप्टाइडोग्लाइकैन, ठीक है। पेप्टाइडो माने पॉलीसैकेराइड, ये अमीनो एसिड, ग्लाइकैन मतलब शुगर। अब ध्यान से सुनना, दो शुगर्स प्रेजेंट हैं, टू शुगर्स आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, आर प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। तो अपने बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है बेटा, उसमें दो तरह की कार्बोहाइड्रेट, दो तरह के पॉलीसैकेराइड, दो तरह की शुगर्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी मैम? पहली है नाग और दूसरी है नाम। तो ऐसे याद करो, नाग नाम, नाग नाम। तो पहली कौन सी शुगर का नाम है? NAG, नाग, और दूसरा है NAM, नाम। नाग और नाम, ये दो पॉलीसैकेराइड्स हैं, ये दो शुगर हैं जो कि सेल वॉल में प्रेजेंट होती हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है N-एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन। N-एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन, और नाम की फुल फॉर्म है N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। इसीलिए कई बार जब आप क्वेश्चन करोगे बेटा, डीपीपी के क्वेश्चन करोगे या आपका टेस्ट में क्वेश्चंस आएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसकी सेल वॉल में म्यूरामिक एसिड होता है, तो क्या बोलोगे? बैक्टीरिया। तो फटाफट से इसको लिखो जल्दी से। सारे बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है माइकोप्लाज्मा को छोड़कर, वो नेचर में नॉन सेल्यूलोजिक होती है, वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है यानी कि शुगर, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की। बैक्टीरिया की सेल वॉल में दो पॉलीसैकेराइड, दो शुगर होती हैं, एक है नाग, एक है नाम। N-एसिटाइल ग्लूकोसाअमीन, N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। ओके, लिख लिया सबने बेटा? आगे चले, आगे चले बेटा। कुछ चीजें ऐसी हैं बेटा, एक दो जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड नहीं होती हैं, पर आप जब सवाल देखोगे तो आते हैं। तो मैं आपको कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं पढ़ाऊंगी, कुछ भी मैं आपको इंप्रेस करने के लिए कि देखो मुझे इतनी सारी नॉलेज है, मैं तो ये भी पढ़ा सकती हूँ, मैं तो वो भी पढ़ा सकती हूँ, नहीं। हमने तो एमएससी किया हुआ है बॉटनी में, हम तो कुछ भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम वही पढ़ाएंगे जो नीट में आता है बेटा, ठीक है। तो एनसीईआरटी के बाहर कुछ कुछ चीजें थोड़ी बहुत हैं जो हमें टच करनी पड़ेंगी, जो आ जाती हैं तो वही मैं बताऊंगी, बस उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताऊंगी। तो आप अपने टीचर पर, अपने टीचर के नोट्स पर भरोसा कर सकते हो बिल्कुल पूरी तरह, ठीक है। तो जितना नीट में आता है या आ सकता है वही बताते हैं हम, उससे बाहर कुछ नहीं जाएंगे, हम एनसीईआरटी को ही फॉलो करते हैं। चलिए आगे चले बेटा। कुछ बात इसमें छोटी सी और बताऊं? हाँ, यहाँ पे एक बात बता देती हूं,
चल अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेल वॉल की। बैक्टीरिया की सेल वॉल के फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला फंक्शन होता है बेटा, एनसीईआरटी के वर्ड्स हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। ये क्या देती है बेटा? ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। सेल वॉल बैक्टीरिया के सेल को सपोर्ट देती है, बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। दूसरा, प्रोवाइड शेप टू सेल, बैक्टीरियल सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। एंड थर्ड, प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये सारी एनसीईआरटी की लाइन है। प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग। बैक्टीरियल सेल को फटने से बचाती है ताकि वो बर्स्ट ना हो, फट ना जाए। ऐसा ना हो कि अंदर बहुत प्रेशर क्रिएट हो और वो फट जाए, नहीं, सेल वॉल भी अंदर की तरफ एक प्रेशर लगाती रहती है ताकि सेल जो है वो कभी फटे नहीं। तो ये तीन बहुत जरूरी चीजें हैं। क्या करता है? सबसे पहले सेल वॉल स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। दूसरा काम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को एक प्रॉपर शेप देता है। और तीसरा काम क्या करता है? बैक्टीरियल सेल को फटने से, कोलैप्स होने से बचाता है। ये तीन मेन काम हैं सेल वॉल के, और तीनों एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं तो इंपॉर्टेंट है। जल्दी से लिखो फटाफट से, आपको 10 सेकंड दे रहे हैं, मेरे साथ साथ लिख ही लिया होगा, है ना? चलिए, याद हो गया? स्ट्रक्चरल सपोर्ट, शेप टू बैक्टीरियल सेल एंड प्रिवेंट द बैक्टीरियल सेल फ्रॉम कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग। चलो अब पोल का टाइम हो गया है, सारे बच्चे रेडी हो जाएंगे फटाफट से, जिनको नहीं दिखेगा वो जाएंगे चैट बॉक्स पर। तो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल? इन चारों में से नॉन सेल्यूलोजिक सेल वॉल किसके पास है? नॉन सेल्यूलोजिक का मतलब कि ऐसी सेल वॉल जिसमें सेल्यूलोज नहीं है। चलिए आपके सामने ऑप्शंस हैं ये, मैं पोल स्टार्ट कर देती हूं। 30 सेकेंड का पोल रखेंगे बेटा, एंड आई हैव स्टार्टेड द पोल। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। जिन बच्चों को पोल यूज करना नहीं आ रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा, दे कैन आंसर इन द चैट बॉक्स। बाकी बच्चे पोल में आंसर कर सकते हैं। ओके तो चैट बॉक्स में मैं काफी आंसर्स देख पा रही हूँ। गुड, आई एम एबल टू सी मेनी आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ओके, नाइस, वेरी गुड। आई थिंक हमारा पोल भी खत्म हो गया होगा। चलिए पोल स्टॉप हो चुका है, तो देखते हैं क्या रिजल्ट हैं पोल के। क्या हुआ? ये भी हैंग हो गया है क्या? फिर से स्टार्ट कर देते हैं बेटा, एक बार फिर से अपना आंसर दे दो आप। Those who want to give the answer can give the answer। मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया पोल, आज कुछ टेक्निकल ग्लिच चल ही रहा है। मैंने फिर से पोल स्टार्ट कर दिया है, एक बार आंसर दे देंगे। काफी सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में ही आंसर कर दिया, जो कि बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो ये भी पोल खत्म होने वाला है, देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहेगा। हाँ जी, तो 88% बच्चों ने आंसर सही दिया है, दैट इज डी। मुझे नहीं पता ये 2% बच्चों ने आंसर पैरामीशियम क्यों लिखा है, 5% बच्चों ने आंसर एल्गी लिखा है, और 4% बच्चों ने आंसर यूग्लिना लिखा है। यानी कि 4 और 2 8 और 5 13, ये 13% बच्चे लेक्चर में नहीं है, ये कहीं और है। तो बेटा जहां भी हो, मेरी रिक्वेस्ट है वापस आ जाओ। और 88% बच्चों ने आंसर सही दिया है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ बच्चे ऐसे हैं इस बैच में जो पढ़ने वाले हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं और साथ साथ याद करते हैं। और ये देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। और मैं चाहती हूँ जो 13% बच्चे हैं वो भी बेटा वापस आ जाएं जहां भी हैं, और लेक्चर में आ जाएं, ध्यान से सुने। आपकी खुद की लाइफ है, बहुत ही ईजी,
बहुत ही इजी सवाल है। अभी भी मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया की सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होती है, और अभी 1 सेकंड पहले बता के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। अगर आप फिर भी उसका जवाब सही नहीं दे पा रहे हो तो फिर तो गड़बड़ है बेटा, आप कहीं और हो, आप कहीं और हो, फिर आप लेक्चर में नहीं हो, और ये खतरनाक चीज है। चलिए, जो बच्चे लेक्चर में नहीं होते हैं फिर वो बाद में बहुत परेशान होते हैं। पैरामीशियम के पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है भाई, वो एक प्रोटोजोन है। एल्गी के पास होती है, सेल्यूलोजिक होती है। यूग्लिना के पास सेल वॉल होती ही नहीं है। तो इसके पास तो सेल वॉल होती ही नहीं है, इसके पास भी नहीं होती। एल्गी एक प्लांट किंगडम का मेंबर है, उसके पास सेल्यूलोजिक सेल वॉल होती है। तो आंसर क्या होगा? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेल वॉल में सेल्यूलोज नहीं होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन होता है, पॉलीसेक्राइड्स और अमीनो एसिड होते हैं। चलिए बेटा आगे चलेंगे। अब बात करते हैं सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। आ जाइए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कह देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये सारे ही बैक्टीरिया के पास होगी ऑब्वियसली। सेल वॉल केवल एक बैक्टीरिया के पास नहीं थी। इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना बेटा, जितने भी लिविंग सेल धरती पर हैं, जितने भी लिविंग सेल हैं, चाहे वो हमारा सेल हो, बैक्टीरिया का हो, हाथी का हो, घोड़े का हो, चींटी का हो, सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी होती है, सबकी। और इसकी डिटेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल कहाँ पढ़ाऊंगी मैं? जब यूकैरियोटिक सेल पढ़ाऊंगी मैं, उसमें आपको सिंगर निकोल्सन मॉडल पढ़ाऊंगी, उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल पढ़ेंगे। अभी आ जाओ। तो बेटा जी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड्स की और फॉस्फोलिपिड्स प्लस प्रोटीन्स। और जितने भी लिविंग सेल्स अर्थ पर है, सबके प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसी की बनी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। सबकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक जैसी सी होती है, थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, वो हम आगे आपको सिंगर निकोल्सन मॉडल में डिटेल में बताएंगे। चलिए, अब एक चीज यहां पर ध्यान रखनी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सबसे पहले तो अब जो पॉइंट लिखूंगी ध्यान से सुनना। भाई, बैक्टीरिया में भी रेस्पिरेशन होता है, बैक्टीरियल सेल में भी रेस्पिरेशन होगा, तो उसके जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं उसके पास, यूकैरियोटिक सेल के पास तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हम जानते हैं रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। यानी कि रेस्पिरेशन से जुड़े जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। लेकिन यहां माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्वेश्चन बेटा आपको कहीं ना कहीं पक्का मिलेगा। आपसे पूछेगा कि भैया बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन करवाने वाले एंजाइम कहां पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं। बात समझ आ गई? माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बैक्टीरिया के अंदर। एक होता है क्रोमैटोफोर और दूसरा होता है मीसोजोम, कल भी बताया था। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है बेटा? अंदर की तरफ धस जाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैजिनेट्स। इनवैजिनेट का मतलब क्या होता है? धसना। इनवैजिनेट्स, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवैजिनेट्स टू फॉर्म वेसिकल लाइक या फिर लैमिली लाइक या
ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर्स। अब बोलोगे मैम आप क्या लिख रहे हो, थोड़ा सा समझा दो। अभी समझाती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होता है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल के अंदर अंदर की तरफ धस जाती है और धसकर एक ऐसे गोल सा स्ट्रक्चर बना लेती है, या कभी कभी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, या लैमेली जैसा स्ट्रक्चर बना लेती है, और उसी को हम कहते हैं मीजोजोम। मीजोजोम। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई बेटा, अंदर की तरफ धस गई। कैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए? वेसिकल जैसा। वेसिकल क्या होता है? गोल गोल सा स्ट्रक्चर। या फिर लैमिली जैसा, लैमिली ऐसा स्ट्रक्चर होता है, या फिर ट्यूब जैसा। तो जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई है वेसिकल जैसा, लैमिली जैसा या ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो दो तरह की चीजें बना सकती है बेटा धस के अंदर। वो मीजोजोम बना सकती है और वो क्रोमैटोफोर बना सकती है। ध्यान से समझना जो अब मैं बोलूंगी। क्रोमैटोफोर और मीजोजोम दोनों ऐसे स्ट्रक्चर हैं बैक्टीरियल सेल में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धसने से बनते हैं। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाती है तो वो मीजोजोम भी बना सकती है, वो क्रोमैटोफोर भी बना सकती है। यानी कि दोनों के दोनों धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्रोमैटोफोर भी इनवैजिनेटेड धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और मीजोजोम भी धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पर दोनों में फर्क है, दोनों के कामों में फर्क है दोनों धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मैंने आपको कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, और बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही जुड़े हुए पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कभी कभी अंदर की तरफ धस जाती है वेसिकल जैसे, लैमेली जैसे, ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर बनाने के लिए, जिन्हें हम मीसोजोम और क्रोमैटोफोर कहते हैं। इतनी बात समझ में आई सारे बच्चों को बेटा? इतनी बात समझ में आई बच्चा पार्टी? जल्दी बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई? आगे चले, आगे चले बेटा, इतनी बात समझ में आ गई? आ गई, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। आ जाओ, अब तुम्हें बताते हैं बेटा मीसोजोम के बारे में। पहले आ जाओ, मीसोजोम। और मैं बता दूं ये नीट का फेवरेट है, तो अपने सारे दिमाग के ढक्कन खोल के सारे बच्चे सुनेंगे। ये नीट का फेवरेट है मीसोजोम और उससे रिलेटेड फंक्शंस। तो मीसोजोम है क्या? अभी मैंने आपको बताया, धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मीसोजोम क्या है? इनवैजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ आ गया? समझ आ गया मैम? अब मैम इसके फंक्शंस बताओ, क्योंकि इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंट है, इन पर क्वेश्चन आता है, तो ध्यान से सुनते जाओ। मीसोजोम मैंने आपको बता दिया था कि जरूरी नहीं है सारे बैक्टीरिया में हो, नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, नॉट नेसेसरली प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया। जरूरी नहीं है कि सारे बैक्टीरिया में मीसोजोम हो। ठीक है मैम, समझ आ गया। फंक्शंस बताओ अब। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन, हेल्प इन रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े रहते हैं। व्हाई? बिकॉज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर एसोसिएटेड। अब कुछ बच्चे यहां पर एक सवाल पूछते हैं, क्या कि मैम एक बात बताओ, अभी आपने यहां लिख दिया कि सारे बैक्टीरिया में मीसोजोम हो, ये जरूरी नहीं है, और अभी आप कह रहे हो कि मीसोजोम रेस्पिरेशन करवाता है बैक्टीरिया में, तो जिनमें मीसोजोम नहीं है क्या उनमें रेस्पिरेशन नहीं होगा? होगा, क्योंकि रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किससे जुड़े हुए हैं?
बैक्टीरिया में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए हैं बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास है, और अगर वो अंदर की तरफ धस गई तो वो मेसोजोम है, नहीं धसी तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो रेस्पिरेशन तो सारे बैक्टीरिया में होगा, चाहे मेसोजोम हो चाहे ना हो, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो सबके पास है भाई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए हैं। वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस गई तो मेसोजोम कहलाने लगी। और मेसोजोम रेस्पिरेशन में मदद करता है, पहला सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन बेटा, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट का फेवरेट है। अभी जो मैं यहां जो कुछ लिखने जा रही हूं बेटा, वो सब नीट का फेवरेट है। मेसोजोम सेल वॉल बनवाने में मदद करता है। हम सब जानते हैं कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के माध्यम से होता है, और बाइनरी फिजन के दौरान जब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में बदल रहा होता है तो उस दौरान उसके डीएनए को भी दुगना किया जाता है और नई सेल वॉल को भी बनाया जाता है। तो जब एक बैक्टीरिया डिवाइड होके दो बैक्टीरिया बनाता है बाइनरी फिजन के दौरान, तो नई सेल वॉल बनवाने का जिम्मा किसका होता है? मेसोजोम का। और दूसरा, बाइनरी फिजन के दौरान इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन। इट ऑल्सो हेल्प्स इन डीएनए रेप्लिकेशन, या इसी को हम कह देते हैं डीएनए डुप्लीकेशन। यानी कि हम कह देते हैं इसीलिए दैट मेसोजोम हेल्प इन बाइनरी फिजन। मेसोजोम हेल्प इन बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन करवाने में मेसोजोम का बड़ा हाथ है। क्यों? क्योंकि बाइनरी फिजन के दौरान जो डीएनए को दुगना करना है, उसको रेप्लिकेट करना है, उसको डुप्लीकेट करना है, इसका काम मेसोजोम करवाएगा। और बाइनरी फिजन के दौरान जो नई सेल वॉल बनानी है उसका काम मेसोजोम कराएगा। तो हम कहते हैं मेसोजोम बाइनरी फिजन करवाता है और उसके दौरान सेल वॉल बनाने में भी हेल्प करता है और डीएनए को दुगना करने में भी हेल्प करता है, और इसके अलावा मेसोजोम रेस्पिरेशन में भी मदद करता है। ओके, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बेटा जो कि नीट में आते हैं। चलिए, डन बेटा? क्या सारे बच्चों ने लिख लिया है? आगे चल सकते हैं बच्चा पार्टी? चलें? चलिए आगे चलते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ओके बेटा, चलिए। ओके ओके बेटा, डन। काफी सारे बच्चों ने यस लिख दिया है, तो हम आगे चलेंगे। ये भी थोड़ी देर में कराऊंगी, पोल का क्वेश्चन है, आगे कराऊंगी। चलिए अभी फटाफट से आपको बताते हैं क्रोमैटोफोर के बारे में। क्रोमैटोफोर भी क्या है बेटा? धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज ऑल्सो इनवैजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भी धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये भी इनवैजिनेटेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। चलिए फिर भैया ये कैसे डिफरेंट है? अब देखो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगी बेटा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। क्रोमैटोफोर केवल और केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में होता है। केवल ऐसे बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, केवल उनमें क्रोमैटोफोर होता है। यानी कि बहुत ही कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनमें क्रोमैटोफोर होता है, क्योंकि बहुत ही कम बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ये सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता। क्रोमैटोफोर से जुड़े हुए पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ऐसे पिगमेंट जो फोटोसिंथेसिस करा सकते हैं वो क्रोमैटोफोर के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। इसका काम है फोटोसिंथेसिस करवाने का। अब बैक्टीरिया के पास क्लोरोप्लास्ट तो होता नहीं है, तो फिर फोटोसिंथेसिस कराने का काम कौन करेगा? क्रोमैटोफोर। ठीक, सो ध्यान देंगे क्या लिखूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। प्रेजेंट, मेरे साथ साथ लिखेंगे बेटा, मेरे हटने का वेट नहीं करेंगे। प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया।
प्रेजेंट ओनली इन फोटोसिंथेटिक, ये केवल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाएगा और इसके साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए जाते हैं। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स आर एसोसिएटेड। मेसोजोम के साथ तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स जुड़े हुए थे, लेकिन क्रोमैटोफोर के साथ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े रहते हैं, यानी कि इसका काम क्या होता है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्रोमैटोफोर बैक्टीरिया के अंदर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल, ये कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया में, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, इन सब में पाया जाता है। ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, इन सब में आपको क्रोमैटोफोर देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, ये सारे फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। जिनके पास भी कलर है ना बेटा, कलर, ग्रीन कलर, पर्पल कलर, यानी कि उनके पास क्रोमैटोफोर है। क्रोमा का मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर, कलर। और ये कलर क्यों आ रहे हैं, कलर ड्यू टू पिगमेंट्स। क्रोमैटोफोर के साथ जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जुड़े हुए हैं, भाई आपको प्लांट हरे क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे ही जो आपके बैक्टीरिया हैं, उनके क्रोमैटोफोर के साथ जो पिगमेंट जुड़े हुए हैं, वो उन्हें कलर भी देते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के पास पर्पल कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं और ग्रीन कलर के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी होते हैं, राइट। तो इसीलिए जितने भी ग्रीन बैक्टीरिया होंगे, पर्पल बैक्टीरिया होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी होगी, सबके पास क्रोमैटोफोर होगा, राइट। बात समझ में आ गया बेटा, बात समझ में आ गई सबको, आगे चले। तो ये दोनों स्ट्रक्चर हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के धसे हुए रूप हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आगे चले। डन एवरीवन। चलिए, आज मैं सोचकर आई थी बैक्टीरियल सेल मुझे खत्म करना है, क्योंकि फिर हमें 10 लेक्चर, आगे हमारे 12 लेक्चर इसमें हैं, केवल हमारे पास 8 लेक्चर बचे हैं बेटा। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि एंड में फिर भागा दौड़ी होती है बहुत ज्यादा। तो हमें सारी चीजों को बैलेंस करके चलना है। हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, सुकून से पढ़ाई करनी है, नोट्स भी बनाने हैं और टाइम से सिलेबस भी ख़त्म करना है, क्योंकि फिर बाद में भागा दौड़ी होती है, वो अच्छा नहीं लगता। तो जितने लेक्चर्स जिसको अलॉटेड हैं, हम कोशिश करेंगे उस चैप्टर को उतने ही लेक्चर्स में ख़त्म करने का, है ना। उसके लिए मुझे आपका कोऑपरेशन चाहिए होगा बेटा, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट मेरे साथ साथ लिखकर नोट्स बनाना, लेक्चर को ध्यान से सुनते रहो, है ना। और काफ़ी बार ऐसा होगा कि बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर क्लास में मौज मस्ती करे, डांस करके दिखाए, गाना गाए, हमें एंटरटेन करे। तो बेटा एंटरटेनमेंट तो हमें मूवीज़ से भी मिलता है। हम आधे से ज़्यादा टाइम इंस्टा चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, मूवीज़ देखते हैं, एंटरटेनमेंट तो वहाँ से हो जाता है। क्लास तो क्लास की तरह होनी चाहिए ना। काफ़ी बच्चों को क्लास बोरिंग लगती है, बोरिंग लग रही है मैम, एंटरटेन करो। नहीं बेटा, मैं पढ़ाऊँगी कभी कभार हो जाएगा, क्लास में पढ़ाते पढ़ाते मौज मस्ती हो जाएगी, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन हम क्लास में पढ़ने आते हैं बेटा, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, है ना। और पढ़ाई को पढ़ाई की तरह लो, ठीक है। चलिए आगे चले। तो क्लास में अगर पढ़ाई हो सुकून से, क्योंकि जब ज़रूरत से ज़्यादा मौज मस्ती, हंसना गाना होता है, तो बच्चा फिर पढ़ाई को पीछे छोड़ देता है, वो पढ़ता नहीं है। तो चीज़ें वो होनी चाहिए क्लास में जो ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बोरिंग लग रही है क्लास या पढ़ने का मन नहीं कर रहा, वो तो आपकी हेडेक है बेटा। मैं पूरी तरह अपनी जान लगा के पढ़ाऊंगी, कभी कभार बीच में मौज मस्ती भी करेंगे, बातचीत भी करेंगे, लेकिन हमें सिलेबस टाइम से पूरा करना है बेटा, है ना। वो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और क्लास एंटरटेनमेंट नहीं है, क्लास में नाच गाना, हंसी मजाक, मौज मस्ती ये नहीं होती है, क्लास में पढ़ाई होती है और वही होनी चाहिए। चलिए आगे चलेंगे।
तो क्रोमैटोफोर हो गया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड स्ट्रक्चर हमारे हो गए। तो हमने सेल एनवेलप पूरा कर लिया। हमने जान लिया सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स है, उसके अंदर सेल वॉल है, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड दो स्ट्रक्चर्स हैं, वन इज क्रोमैटोफोर, सेकंड इज मीसोजोम। चलो अब तुम्हें बताते हैं न्यूक्लियोइड के बारे में, जिसपे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। न्यूक्लियोइड, जिसे कई बार दूसरे शब्दों में जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी कह देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोइड, जीनोफोर या फिर इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब आपको पता है बैक्टीरिया के पास ट्रू न्यूक्लियस तो होता नहीं है, जैसे हमारी बॉडी के हर एक सेल में न्यूक्लियस है प्रॉपर, जिसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस ऐसा होता है बेटा, ऐसा सा होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, न्यूक्लियोलस होता है, और उसके अंदर पूरा लिक्विड लिक्विड भरा रहता है। दिस इज प्रॉपर न्यूक्लियस। तो ये दोनों क्या है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस के चारों तरफ दो दो मेम्ब्रेन होती है बेटा, जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, और उसके अंदर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं। अब ये क्या होता है आगे न्यूक्लियस में डिटेल में बताएंगे, अभी नहीं, अभी जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे। और इसके अंदर एक छोटा सा लिक्विड भी होता है जिसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसे मैं कहती हूं एक ट्रू न्यूक्लियस, जो कि कहां होता है, जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस होता है, जिसके पास दो मेम्ब्रेन होती हैं, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस। दिस इज ट्रू न्यूक्लियोलस एंड दिस ट्रू न्यूक्लियस, एंड दिस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। दिस इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के पास एक प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ये सब कुछ उसके पास नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारा डीएनए कहाँ होता है बेटा, हमारे जितने क्रोमोसोम्स हैं वो सारे कहाँ हैं, हमारी बॉडी के, तो इतना तो जानते हो ना बेटा कि हमारी बॉडी के हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं, और वो 46 क्रोमोसोम में डीएनए ही तो है, और वो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। तो हमारे 46 क्रोमोसोम्स सारे कहाँ हैं, न्यूक्लियस के अंदर। हमारे न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, जो हमारा डीएनए है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर बंद रहता है क्रोमोसोम्स की फॉर्म में। पर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं है। ये देखो, बैक्टीरिया की बात करते हैं, जो ये बैक्टीरियल सेल है, ये सेल वॉल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और देखो इसका डीएनए कहां पड़ा हुआ है, ये रहा, ये इसका डीएनए है। हमारा डीएनए कैसा होता है, ध्यान से सुनो बेटा, हमारा डीएनए ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड लीनियर। कितने स्ट्रैंड है हमारे डीएनए में, 2 स्ट्रैंड हैं, और सीधा स्ट्रक्चर है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका डीएनए ऐसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड, इसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, और वो सीधा होता है, लीनियर होता है। लेकिन बेटा जो आपके बैक्टीरिया है उसका डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कल में होता है, और डबल स्ट्रैंडेड होता है। और ये जो डीएनए है ये सीधा साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, न्यूक्लियस तो यहां है नहीं। और इस डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए के साथ जुड़े हुए पाए जाते हैं कुछ प्रोटीन्स, जिन्हें हम कहते हैं पॉलीअमीन्स। अब ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि जो बैक्टीरिया होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। अब ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करते हैं ये हम आगे देखेंगे डिटेल में बेटा, इसी चैप्टर में मैं आपको बताऊंगी। हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए जब हम उसको थोड़ा सा पैक कर देते हैं, थोड़ा सा उसको सुखोड़ देते हैं, कंडेंस कर देते हैं, तो उसी को हम क्रोमोसोम कहते हैं। तो क्रोमोसोम वाकई में होता क्या है, डीएनए का ही सुखड़ा हुआ रूप होता है। आप डीएनए को ही कंडेंस कर दो, पैक कर दो, तो उसी कंडेंस्ड डीएनए को हम क्रोमोसोम कह देते हैं। और ये काम कौन करवाता है, हिस्टोन प्रोटीन्स करवाते हैं यूकैरियोट्स में। यहां है नहीं हिस्टोन प्रोटीन्स,
लेकिन यहां दूसरे तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें हम पॉलीअमाइंस कहते हैं। ये हम सेकेंड लेक्चर में डिटेल में डिस्कस मैंने आपको बताया था। पॉलीअमाइंस यहां इस डीएनए को हल्का सा कंडेंस कर देते हैं, हल्का सा, बहुत ज्यादा कंडेंसेशन, बहुत ज्यादा नहीं सुखोड़ पाते, लेकिन ये पॉलीअमाइंस इनके इस डीएनए को थोड़ा सा सुखोड़ देते हैं। तो यहां पर बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट है। ये हम पहले भी लिख चुके हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स एब्सेंट होते हैं जो डीएनए को पैक करने में हेल्प करते हैं, और यहां उसकी बजाय कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट है? पॉलीअमीन्स, जो डीएनए पैकेजिंग में हेल्प कर रहे हैं। पॉलीअमीन्स जो कि हेल्प करते हैं इन डीएनए पैकेजिंग, हेल्प इन डीएनए पैकेजिंग, डीएनए को थोड़ा सा कंडेंस करने में, थोड़ा सा पैक करने में, सुखोड़ने में मदद करते हैं पॉलीअमाइंस। हिस्टोन प्रोटीन्स इनके पास नहीं है। और इनका डीएनए कैसा है बेटा? सब पूछेंगे डीएनए बताओ कैसा होता है, तो आप बोलोगे इनका डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, उसमें 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड एंड सर्कुलर। बता दोगे इनका डीएनए कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड, सर्कुलर, उसके साथ पॉलीअमीन्स जुड़े हुए हैं, और यहीं पर इसी हिस्से में प्रेजेंट होता है इनका आरएनए। ये रहा इनका आरएनए, और ये आरएनए भी सीधा साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, और ये आरएनए आपको कैसा दिखाई दे रहा है? सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर। कैसा दिख रहा है बेटा? एक ही स्ट्रैंड है इसमें, आरएनए में एक ही स्ट्रैंड है और ये सीधा है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड लीनियर आरएनए है। और ये सब कुछ यहां साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है, सेल के बीचों बीच, और इसी हिस्से को मैं कहती हूं न्यूक्लियोइड। इसी हिस्से को हम क्या कह देते हैं बेटा? न्यूक्लियोइड। सो न्यूक्लियोइड इज अ रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है। न्यूक्लियोइड कोई ट्रू न्यूक्लियस नहीं है। न्यूक्लियोइड क्या है? साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा जहां पर डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, पॉलीअमीन्स हैं और आरएनए है। ये तीनों चीजें साइटोप्लाज्म में जहां एक साथ प्रेजेंट हैं, इस पॉइंट को हम, साइटोप्लाज्म के इस हिस्से को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं, क्योंकि इनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। सो रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर बैक्टीरियल DNA is present along with polyamines and RNA. Along with polyamines and RNA. RNA और पॉलीअमीन्स के साथ जहां पर आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है, इसी हिस्से को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। यहां पर ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रॉपर क्रोमोसोम्स, हिस्टोन प्रोटीन्स, ये सब कुछ यहां पर नहीं है। यहां पर सिंगल कॉपी है एक डीएनए की, और ये सिंगल कॉपी सेल के बीचों बीच प्रेजेंट होती है, और इसी को हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है बेटा, बताओ इतनी बात सबको समझ आ गई? सबको समझ में आ गई? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ कि सारे बच्चों ने लिख दिया ये? यस, ओके बेटा, ओके। चलिए फिर आगे चलेंगे। ओके बेटा, ओके 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 ओके, चलो आगे चलेंगे। फिर एक छोटी सी बात और बता दूं, यहाँ पे
या अभी तुम्हारे लिए ज्यादा हो जाएगा? एक छोटी सी बात और बता दूं? चलो बताती हूँ, क्योंकि शायद तुम क्वेश्चंस करोगे तो तुम्हें मिल जाए। ये जो अपना बैक्टीरियल डीएनए है, ये जो हमारा बैक्टीरियल डीएनए है बेटा, इसी को हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम भी कह देते हैं। इसी को हम, क्योंकि ये जो हमारा डीएनए है इसके साथ पॉलीअमीन्स आकर जुड़ गए, है ना, उन्होंने इसको थोड़ा सा सुखोड़ दिया। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है, जब इसके साथ पॉलीअमीन प्रोटीन थोड़ा सा आकर जुड़े तो इसे थोड़ा सा कंडेंस कर दिया, तो हमने इसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहना शुरू कर दिया, जो कि सिंगल होता है। हमारे सेल्स में तो 46 क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन बैक्टीरिया के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, जो यहाँ बीचों बीच होता है और वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम की सिंगल कॉपी है, सिंगल कॉपी। हमारे पास तो 46 क्रोमोसोम है न्यूक्लियस के अंदर, ना तो इनके पास न्यूक्लियस है और ना ही इतने सारे क्रोमोसोम्स हैं। इनका जो डीएनए होता है बेटा, ये शायद क्वेश्चन आपको मिल जाए, इनका डीएनए जीसी रिच होता है। अब ये शायद कुछ बच्चों को थोड़ा टफ लगे, वो समझ ना पाए, लेकिन समझने की कोशिश करेंगे तभी तो नई चीजें सीखेंगे। एंड एक बात बताऊं बेटा, ऑल इज इन द माइंड। वो रणछोड़दास वाली मूवी देखिए ना अपनी, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब कुछ यहाँ होता है, ऑल इज इन द माइंड। अगर आप ये सोचते हो कि हमें कोई चीज मुश्किल लग रही है, हमसे नहीं होगी, हमें समझ नहीं आ रही है, तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगी। और अगर आप ये सोचकर चलते हो कि क्यों नहीं समझ में आएगी यार, भगवान ने दिमाग तो हमें भी दिया है, कोई हम गधऊ थोड़ी ना है, जब मैम इतने अच्छे से समझा रही हैं, हम समझने की कोशिश करेंगे तो हमें क्यों नहीं समझ में आएंगी। और जब तक हम अपने दिमाग को खोलेंगे नहीं, तब तक हम नई और बेहतर चीजें कैसे सीखेंगे। तो ध्यान रखना, ऑल इज वेल एंड ऑल इज इन द माइंड। जैसे आप अपने अंदर भरोसा रखोगे, वही चीजें आपके साथ होंगी। अगर आप ये सोचोगे हमें नहीं समझ में आ रहा, ये सब तो कितना मुश्किल है, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हमसे नहीं होगा, कितना बोरिंग है, तो फिर आपको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन अगर आप ये समझोगे कि हमें नई चीजें सीखनी है, अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, हमें मुश्किल चीजें भी जाननी है, और हम कर पाएंगे, हम करेंगे, हमसे ही तो होगा और किससे होगा, तो फिर देखना आपको सारे सब्जेक्ट्स आसान लगेंगे। तो सब कुछ हमारा थॉट प्रोसेस होता है बेटा, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है और हम वैसे ही बन जाते हैं, ये बात एकदम सच है। ठीक, चलिए, तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी हिंट देती हूं। जो डीएनए होता है बेटा, डीएनए में 4 तरह के बेसिस होते हैं, शायद ये आपने 9th क्लास में पढ़ा हो थोड़ा बहुत। डीएनए में 4 तरह के बेसिस होते हैं, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन और थाइमिन। डीएनए में जो डीएनए होता है हमारा, उसमें 4 तरह के बेसिस पाए जाते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, आपका एडेनिन और गुआनिन। ठीक है, ये 4 ऐसे बेसिस होते हैं जो कि डीएनए में पाए जाते हैं। जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है, जैसे हमारा डीएनए, उसमें एडेनिन और थाइमिन ज्यादा होता है साइटोसिन और गुआनिन के मुकाबले। लेकिन जो बैक्टीरिया का डीएनए होता है, उसमें गुआनिन और साइटोसिन ज्यादा होता है एडेनिन और थाइमिन के मुकाबले। इसीलिए हम कहते हैं कि जो यूकैरियोट्स का डीएनए होता है वो एटी रिच डीएनए होता है, और बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो जीसी रिच डीएनए होता है। आप समझ में आ गया जीसी रिच डीएनए का मतलब? ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, इसीलिए मैंने बताया कि बैक्टीरियल डीएनए जीसी रिच होता है, माने उसमें गुआनिन और साइटोसिन की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये कहानी हमारी न्यूक्लियोइड की खत्म हुई। चलो अब एक पोल का टाइम आ गया, फटाफट से पोल करते हैं। रेडी ऑल? चलो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि इस बार वो 13% बच्चे जिन्होंने पिछला पोल गलत दिया था वो भी सही जवाब देंगे, और इस बार 100% जवाब पोल में सही आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट? इनमें से किसमें हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं?
ह्यूमन सेल, यूग्लिना, प्लांट सेल, माइकोप्लाज्मा। चलिए पोल स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड का पोल रखेंगे एंड द पोल इज स्टार्टेड। जो बच्चे पोल नहीं देख पा रहे हैं वो जवाब चैट बॉक्स में देंगे। चैट बॉक्स में ऑलरेडी मुझे काफी सारे जवाब मिल रहे हैं, वेरी गुड। गुड बेटा। गुड। तो चैट बॉक्स में तो सारे ही बच्चे सही जवाब दे रहे हैं, सबने आंसर डी दिया है, वेरी गुड। चलो पोल का रिजल्ट भी देख लेते हैं बच्चा पार्टी। फिर से 81% बच्चों ने आंसर ठीक दिया है। बाकी के बच्चे क्या कर रहे हो? 81% बच्चों ने आंसर सही दिया है, दैट इज डी। बाकी के 9% बच्चों ने आंसर गलत दिया है, बेबी पिटाई होगी। चलो देखते हैं सबसे पहले आंसर किसने दिया है। सबसे पहले आंसर दिया है चिराग ने 4.3 सेकेंड्स में, देन भारवी, देन सृष्टि, देन परिधि एंड देन दक्षित। सो दीज आर द टॉप 5 परफॉर्मर्स ऑफ द पोल। वेरी गुड बेटा, नाइस। चलिए इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा डी, क्योंकि माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है और अभी मैंने आपको बताया बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं। ह्यूमन सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, यूग्लिना एक यूकैरियोट है और प्लांट सेल भी एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोट्स में तो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, बैक्टीरियल सेल में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते। ठीक है बेटा, चलिए तो ये बात हमें समझ में आई। अब आगे चलते हैं। न्यूक्लियोइड के बाद आपको बताते हैं प्लास्मिड। प्लास्मिड क्या होता है बेटा? ध्यान से सुनो। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कुछ बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें, जो मैंने अभी आपको मेन डीएनए दिखाया जिसे हम बैक्टीरियल क्रोमोसोम कहते हैं, जो सेल के बीचों बीच होता है, वो तो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होता है। लेकिन उसके अलावा भी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनके पास एक एक्स्ट्रा डीएनए की कॉपी होती है, उसे हम प्लास्मिड कहते हैं। तो प्लास्मिड को हम क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्या कहते हैं हम प्लास्मिड को बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। माने प्लास्मिड के अलावा जो इसका मेन डीएनए है उसके अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए कुछ बैक्टीरिया के पास होता है, उसे हम प्लास्मिड कहते हैं। और ये स्मॉल होता है, ये स्मॉल होता है, ये इतना बड़ा नहीं होता जितना बड़ा मेन डीएनए होता है, लेकिन ये भी ऐसा ही होता है, इसी तरह का। ये भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही होता है। दिस इज ऑल्सो डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर इन नेचर। ठीक है, तो जो प्लास्मिड है वो एक्स्ट्रा डीएनए है जो साइज में छोटा होता है, लेकिन वो भी ऐसा ही होता है, सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है बेटा, ये भी खुद को दुगना करने की क्षमता रखता है। जैसे जो मेन डीएनए होता है बीचों बीच, वो खुद को दुगना कर सकता है, ऐसे ही जो ये प्लास्मिड है इसमें भी खुद को दुगना करने की कैपेसिटी होती है। तो ये सवाल सीधा पूछ लेता है प्लास्मिड के बारे में। डीएनए के अलावा जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है वो प्लास्मिड है, वो भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, पर वो साइज में थोड़ा छोटा होता है और ये सेल्फ रेप्लिकेटिव होता है, माने ये भी खुद को दुगना करने की क्षमता रखता है। प्लास्मिड जो है इट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा एडवांटेज टू द बैक्टीरियल सेल। It provides extra advantage to the bacterial cell। ये बैक्टीरियल सेल को एक्स्ट्रा एडवांटेज देता है, मतलब कि बैक्टीरिया को जिंदा रहने के लिए जितनी भी जीन्स की जरूरत है वो तो सारी मेन डीएनए के पास होती हैं। प्लास्मिड तो उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देता है। जैसे
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं, मतलब कुछ बैक्टीरिया में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है, वो प्लास्मिड उन्हें देता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एंटीबायोटिक बनाते हैं, वो प्लास्मिड की वजह से होता है, राइट। तो प्लास्मिड क्या दे सकता है? कुछ प्लास्मिड ऐसे होते हैं which is responsible for antibiotic formation. सारे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स नहीं बना सकते, कुछ ही बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बना सकते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीज, इसे आगे बताएंगे आपको। स्ट्रेप्टोमाइसीज एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जो एंटीबायोटिक बनाता है। और वो क्यों बनाता है एंटीबायोटिक? क्योंकि उसके पास एक स्पेशल प्लास्मिड होता है जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक बना सकता है। फिर प्लास्मिड जो है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपने आप को एंटीबायोटिक से बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास स्पेशल प्लास्मिड होते हैं इसको करने के लिए। तो प्लास्मिड का काम क्या होता है? बैक्टीरियल सेल को एक्स्ट्रा एडवांटेज दे देना, एक्स्ट्रा फीचर दे देना जो बाकी बैक्टीरिया के पास नहीं है। कुछ बैक्टीरिया खुद को एंटीबायोटिक से बचा पा रहे हैं, कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बना पा रहे हैं क्योंकि उनके पास इसके लिए स्पेशल प्लास्मिड है। एंड दिस प्लास्मिड इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, is not present in all bacteria. प्लास्मिड सारे बैक्टीरिया के पास नहीं होता है बेटा। और ये जो प्लास्मिड्स है ना, इनको आप आगे 12th क्लास में जाकर पढ़ोगे कि आजकल बायोलॉजी में एक बहुत ही फेमस ब्रांच जो है चालू हो गई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड बहुत यूज होते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड्स का इस्तेमाल बहुत किया जाता है। अगर हम अपने मर्जी की जीन किसी ऑर्गेनिज्म में डालना चाहते हैं, सपोज मेरी बॉडी में अपने मर्जी की जीन कोई डालना चाहता है, तो वो जीन हम प्लास्मिड के थ्रू डालते हैं। तो ये जो प्लास्मिड्स हैं, दीज आर यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। इन्हें जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। और ये आप 12th क्लास में फुल डिटेल में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी में, किस तरह हम प्लास्मिड्स को इस्तेमाल करते हैं एज वेक्टर्स। तो प्लास्मिड को वेक्टर्स की तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अगर हमें किसी ऑर्गेनिज्म को बदलना है, उसके अंदर अपनी मर्जी की जीन डालनी है, तो वो हम किस पर चढ़ाकर भेजते हैं? प्लास्मिड पर। प्लास्मिड के ऊपर अपनी जीन चिपका देते हैं और फिर पूरा का पूरा प्लास्मिड किसके अंदर डाल देते हैं? उस ऑर्गेनिज्म के अंदर। क्यों? क्योंकि प्लास्मिड खुद को दुगना कर सकता है। और अगर ये प्लास्मिड जाएगा होस्ट सेल के अंदर, तो ये खुद को दुगना करेगा, तो वो जो जीन हमारी मर्जी की हमने उस ऑर्गेनिज्म में डाली है, वो भी खुद को दुगना करेगी। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्मिड वेक्टर्स की तरह इस्तेमाल होते हैं। वेक्टर मतलब जो हमारी मर्जी की जीन को ऑर्गेनिज्म के अंदर लेकर जाएगा। ठीक है बेटा, बाकी इसकी डिटेल आप कहां पढ़ोगे? बाकी इसकी डिटेल आप 12th क्लास में पढ़ोगे। समझ आ गया बेटा? समझ आ गया सबको? सबको समझ आ गया? चलो, तो इसके बाद अब देखते हैं बेटा। मैं बहुत कुछ सोच कर आई थी आज के, मुझे बैक्टीरियल सेल तो खत्म करना ही है, क्योंकि फिर मेरे पास 8 लेक्चर बचेंगे, उसमें हमें खत्म करना है। क्योंकि मैं सच में नहीं चाहती इस बार की बाद में भागा दौड़ी हो। पहले तो टीचर बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं, अपना मजे से बातचीत होती है, मौज मस्ती होती है, और फिर बाद में जो एंड के चैप्टर्स होते हैं उसमें भाग दौड़ चलती है, वो अच्छा नहीं है। तो हम शुरू से ही अच्छी पेस मेंटेन करके चलेंगे ताकि हम एंड तक कंफर्टेबली सारी चीजें कंप्लीट कर सकें, राइट। और टेंशन मत लो, धीरे धीरे क्लास में मौज मस्ती भी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन पढ़ाई ज्यादा जरूरी है बेटा। एंटरटेनमेंट तो हम पूरा दिन ही करते हैं अपना, ना, पढ़ाई भी तो जरूरी है। चलिए, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा बैक्टीरिया के बारे में? उसकी ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में, उसकी सेल वॉल के बारे में, उसके
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, न्यूक्लियोइड के बारे में, प्लास्मिड क्या होता है, आपका मीजोजोम क्या होती है, क्रोमैटोफोर क्या होता है। चलिए अब आपको बताते हैं राइबोसोम के बारे में। हम सबको पता है बेटा कि राइबोसोम जो है वो एक सेल ऑर्गेनेली होती है। पता है ना हम सबको, राइबोसोम एक सेल ऑर्गेनेली होती है और इसका काम होता है सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में मदद करना। और राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके चारों तरफ अपनी खुद की मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये हम पहले लेक्चर में पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो राइबोसोम हमारी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। ठीक है। और इसका काम क्या है? इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये मदद करता है प्रोटीन बनाने में। तो राइबोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गेनेली है जिसके पास अपनी मेम्ब्रेन नहीं होती है और उसका काम होता है सेल के अंदर प्रोटीन बनाने में। जैसे हम हर एक चीज के साइज को नाप सकते हैं, हम वेट को किलोग्राम्स में नापते हैं, हम डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, ऐसे ही राइबोसोम को नापने के लिए भी एक यूनिट होती है जिसे हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब यूकैरियोट्स में मैं आपको बताऊंगी। तो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में कौन से साइज का है बेटा? 70s साइज का। 70s। यहां पे s क्या है? s यहां पर होता है स्वेडबर्ग यूनिट, या जिसे हम सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट कहते हैं। मतलब ऐसे समझो कि ये वो यूनिट है जिसमें हम राइबोसोम के साइज को मापते हैं। ठीक, तो राइबोसोम का साइज क्या है प्रोकैरियोट्स में? 70s। ऐसा सा होता है राइबोसोम। देखो बेटा, अगर मैं राइबोसोम का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ करूं, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है। ये राइबोसोम है। ठीक, इस पूरे राइबोसोम का साइज 70s है और ये दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होती है स्मॉलर सब यूनिट और ये वाली है लार्जर सब यूनिट। तो ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चों कि ये पूरा राइबोसोम है, पूरा का पूरा राइबोसोम है बेटा। ठीक है, और ये दो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। दो यूनिट से मिलकर बना होता है, सॉरी। एक छोटी यूनिट होती है, एक बड़ी यूनिट होती है। इस छोटी यूनिट का साइज यहां पर है 30s और बड़ी यूनिट का साइज यहां पर है 50s। तो ये 50s और 30s मिलकर पूरा एक राइबोसोम बनाते हैं जिनका साइज होता है 70s। अब बच्चे एक बात पूछते हैं, बच्चे कहते हैं मैम लगता है आपका मैथ कमजोर है, 50 और 30 80 होता है, आप 70 लिख रहे हो, ये गलती नहीं है, ये गलता है, आप गलत लिख रहे हो मैम। तो मैं कहूंगी नहीं, ये बॉटनी का मैथ्स है, ये बॉटनी का मैथ्स है। यहां पे 50 और 30 70 होता है भाई। दिस इज न्यू मैथ्स। 50 + 30 इज 70, नॉट 80। मैम नहीं, हमें नहीं समझ आ रहा, आप गलत बता रहे हो, हम नहीं पढ़ रहे। देखो ध्यान से सुनो, यहां पर 50 30 70 क्यों आया? जब हम इस सब यूनिट को अलग से निकालकर एक टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और इसको तेजी से घुमाते हैं तो इसका साइज 30 आता है। जब इस वाली सब यूनिट को अलग से निकालकर ट्यूब में घुमाते हैं तो जब ये नीचे बैठ जाता है तो उसका साइज 50 आता है।
लेकिन जब हम इस पूरे के पूरे को एक साथ ट्यूब में डाल के घुमाते हैं तो उसका साइज 70 आता है। तो यानी कि पूरा का पूरा जब एक साथ होता है तो साइज 70 आता है, अलग अलग मापते हैं तो 30 और 50 आता है। तो ध्यान रखना है बेटा, 30 और 50 इज 70। ठीक है, और ये बॉटनी का मैथ्स है। तो ये पूरा का पूरा जो राइबोसोम है जिसका साइज 70s है, ये 2 सब यूनिट से मिलकर बनता है। स्मॉलर सब यूनिट को हम 30s कहते हैं और लार्जर सब यूनिट को बेटा हम 50s कहते हैं। ये पूछ लेता है कि एक बैक्टीरियल सेल में, एक प्रोकैरियोटिक सेल में स्मॉलर सब यूनिट का साइज क्या होता है? 30s। लार्जर सब यूनिट का साइज क्या होता है? 50s। इतनी बात समझ आई बेटा? इतनी बात समझ आई? बताओ। मैं आज 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी बेटा, बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगी। क्यों? क्योंकि हमारी क्लास 15 मिनट लेट हो गई थी। मैं राइबोसोम खत्म कर दूं बस आज, फिर कल की क्लास, अगली क्लास में जो है हमारा बैक्टीरिया का 2-4 टॉपिक रह जाएंगे, वो खत्म करके देन वी विल स्टार्ट विद यूकैरियोटिक सेल। ओके, चलिए। हाँ, मैं क्या कह रही थी कि अब ध्यान से सुना जो पॉइंट बोलूंगी। ये जो राइबोसोम है इसे बनाता कौन है? राइबोसोम को बनाता कौन है? ये सेल ऑर्गेनेली कैसे बनती है? तो ध्यान से सुनना जो बोलूंगी। राइबोसोम को आरएनए बनाता है। हमारे सेल में 2 तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, एक डीएनए होता है और एक आरएनए होता है। आरएनए को हम बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए को हम बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये जानकर आपको और मजा आएगा अभी कि हमारे सेल्स में आरएनए भी 3 तरह का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, और तीनों आरएनए का काम अलग अलग होता है। तो ये जो राइबोसोम है ना, इसको पता है कौन बनाता है? आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो यहां मैं तुम्हें भी एक बहुत प्यारी सी चीज बताने वाली हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना कि ये जो राइबोसोम है इसके अंदर आरआरएनए होता है बेटा, और वो आरआरएनए बनाता है किसे? राइबोसोम को। आ जाओ बताते हैं आपको। तो राइबोसोम जो हमारी सेल ऑर्गेनेली है, इसे बनाने वाला कौन है? राइबोसोम इज फॉर्म्ड बाय आरआरएनए। राइबोसोम को आरआरएनए बनाता है भाई। और ये आरआरएनए का मतलब क्या है? राइबोसोमल आरएनए। 3 तरह के आरएनए होते हैं बेटा, ये हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में 12th क्लास में। अभी बता देती हूं मैं तुम्हें, 3 तरह के आरएनए होते हैं, टीआरएनए, एमआरएनए और आरआरएनए। टीआरएनए होता है ट्रांसफर आरएनए, एमआरएनए होता है मैसेंजर आरएनए और आरआरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए। और डीएनए तो आपको पता ही है, डीएनए तो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। तो आरएनए भी 3 तरह के होते हैं और ये तीनों तरह के आरएनए प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं सेल के अंदर। तो ये जो आरआरएनए है इसका काम होता है राइबोसोम को बनाना। तो राइबोसोम किससे बना हुआ है? आरआरएनए से। तो ध्यान रखना, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ राइबोसोमल आरएनए। और जैसे राइबोसोम का साइज होता है ना बेटा, ऐसे ही आरआरएनए का साइज भी होता है कि कौन से साइज वाला आरआरएनए कौन सी यूनिट बना रहा है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि जो हमारा 70s राइबोसोम है, बैक्टीरिया में 70s राइबोसोम होता है बेटा, जिसमें छोटी सब यूनिट है और ये बड़ी सब यूनिट है। तो जो ये छोटे सब यूनिट है 30s, इसको पता है कौन बनाता है? फॉर्म्ड बाय
ये सवाल पूछे जाते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट है। अब ये मत कहना एनसीईआरटी में नहीं लिखा, पूछा जाता है, पर फिर भी 16S RRNA बहुत इंपॉर्टेंट है। RRNA जिसका साइज 16S है, वो इकट्ठा होकर राइबोसोम की छोटी सब यूनिट को बनाता है 30S, और ये जो बड़ी सब यूनिट है 50S, यानी कि इसके अंदर कौन सा RRNA प्रेजेंट है इस छोटी सब यूनिट के अंदर? 16S RRNA। और ये जो बड़ी सब यूनिट है ना बेटा, इसमें 2 तरह के RNA प्रेजेंट है, 2 तरह के RNA मिलकर इसको बनाते हैं 50S वाली सब यूनिट को। एक का साइज होता है 23S RRNA और दूसरे का साइज है 5S RRNA। तो जो ये छोटी सब यूनिट है 30S सब यूनिट, इसको केवल एक तरह का RNA बनाता है 16S, लेकिन ये जो बड़ी सब यूनिट है इसको 2 तरह के RRNA मिलकर बना रहे हैं 23 और 5S। तो ये ध्यान रखना, 50S सब यूनिट is formed by 23S RRNA and 5S RRNA। ठीक है बेटा, बताओ, बात समझे? बात समझे मेरे बच्चों? बात समझे? बताओ। तो हमने क्या पढ़ा अभी कि बैक्टीरिया के पास केवल एक ही सेल ऑर्गेनेल होती है, केवल एक, और उसका नाम है राइबोसोम, जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं होती और वो प्रोटीन बनाने में मदद करती है। राइबोसोम बैक्टीरिया में 70S साइज का होता है, जिसमें 2 सब यूनिट होती हैं, छोटी 30 और बड़ी 50, जिसमें जो हमारा राइबोसोम है उसको बनाने वाला होता है RRNA, राइबोसोमल RNA। और बेटा छोटी सब यूनिट के अंदर 16S साइज वाला RRNA होता है, और लार्जर सब यूनिट के अंदर 23S साइज वाला और 5S साइज वाला RRNA होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई बेटा? सबको समझ आई? बस खत्म कर रहे हैं बेटा, 2 मिनट और, बस खत्म करते हैं। तो देखो बेटा, आप ध्यान से सुनो, एक चीज और बस हल्की सी, फिर पोल कराएंगे, फिर खत्म कर देंगे। कि यहां पर एनसीईआरटी ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, पॉलीराइबोसोम, या इसी को दूसरे शब्दों में कह देते हैं पॉलीजोम। बेटा ये बेहद इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे लिख देती हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो शब्द मैंने अभी बोर्ड पर आपके सामने लिखा है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या होता है समझो। 2 मिनट लगेगी बेटा, बस 2 मिनट का पेशेंस और रखो, फिर छोड़ देंगे आपको। मुझे पता है 3 घंटे की मूवी कोई झेल नहीं पाता, जिसमें हीरोइनी भी होती है, हीरो भी होता है, डांस भी होता है, कलरफुल कपड़े भी होते हैं, गाना भी होता है। 3 घंटे की मूवी नहीं झेल पाते तो क्लास कैसे झेलोगे? मुझे पता है, बस 2 मिनट और। तो बेटा मेरे देख, यूकैरियोट्स में क्या होता है बेटा? mRNA क्या बताया था अभी? mRNA क्या होता है? मैसेंजर RNA। mRNA के ऊपर प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है राइबोसोम। ये रहा राइबोसोम, अभी बताया था मैंने, राइबोसोम का काम होता है कि वो प्रोटीन बनवाने में मदद करता है, पर वो प्रोटीन किसके ऊपर बनता है? वो प्रोटीन mRNA के ऊपर बनता है। तो देखो ये राइबोसोम इस mRNA के ऊपर खिसकता रहता है बेटा, और प्रोटीन चेन बनाता रहता है। ये देखो कितनी मजेदार चीजें होती है सेल के अंदर, बहुत मजेदार चीजें होती हैं। ये मैं तुम्हें अगली क्लास में इसका एनिमेशन दिखाऊंगी, कितना प्यारा तरीके से प्रोटीन बनता है।
सेल के अंदर। तो सेल के अंदर प्रोटीन बनता कैसे मेरे बच्चों? mRNA होता है। ऐसे इमेजिन करो सेल के अंदर एक धागा है जिसके ऊपर प्रोटीन को बनाने की इंफॉर्मेशन है और उस धागे का नाम है mRNA। इस धागे के ऊपर ऐसे समझो 2 बटन आके लगेंगे और वो 2 बटन इस धागे के ऊपर खिसकते रहेंगे और प्रोटीन बनाते रहेंगे। तो ये जो mRNA है इसके ऊपर प्रोटीन बनता रहता है और इसे कौन बनाता है? राइबोसोम। और राइबोसोम के अंदर कौन सा RNA है? rRNA। तो राइबोसोम इस धागे के ऊपर खिसकते रहते हैं और प्रोटीन बनाते रहते हैं। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलूंगी। इस mRNA के साथ केवल एक ही राइबोसोम आकर जुड़ता है। यूकैरियोट्स के केस में इस mRNA के साथ केवल एक ही राइबोसोम आकर जुड़ता है। देखो मैं यहां क्या लिखूंगी। ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस in यूकैरियोट्स में प्रोटीन जब बन रहा होता है ओनली one ribosome attaches with mRNA. Only one ribosome attaches with single mRNA. बहुत प्यारी लाइन है बेटा, सवाल मिलता ही मिलता है और 100% मिलेगा। यूकैरियोट्स में जब प्रोटीन बन रहा होता है तो एक सिंगल mRNA से केवल एक ही राइबोसोम आकर जुड़ता है। लेकिन बैक्टीरिया में क्या होता है? What happens in bacteria? In प्रोकैरियोट्स बेटा जी, देख कितने मजेदार वाली चीज है। प्रोकैरियोट्स में जब प्रोटीन बन रहा होता है mRNA के ऊपर, ये प्रोटीन बन रहा है mRNA के ऊपर, तो एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं बेटा मेरे। एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं और इसी को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। इसी को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। बहुत ही प्यारी लाइन है और इस पे सवाल आता ही आता है और एनसीईआरटी की लाइन है तो सवाल 100% आएगा। तो बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोट्स में जब इस mRNA के ऊपर, जब इस धागे के ऊपर प्रोटीन बनाया जा रहा होगा तो एक सिंगल mRNA से बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं। यानी कि ये बहुत सारे राइबोसोम मिलकर प्रोटीन बनवाते हैं और इसी को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। तो यहां हम कैसे लिखेंगे? ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जब प्रोटीन बनेगा देन मैनी राइबोसोम्स, मैनी बहुत सारे राइबोसोम्स अटैचेस विद सिंगल mRNA, अटैचेस विद सिंगल mRNA। एक सिंगल mRNA के साथ बहुत सारे राइबोसोम आकर जुड़ जाते हैं और इसी को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम। और ऐसा कुछ भी यूकैरियोट्स में नहीं होता है। समझ गए बच्चा पार्टी? तो पॉलीसोम यूकैरियोट्स में नहीं होता। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम की बात हम केवल किस में करते हैं? बैक्टीरिया में, प्रोकैरियोट्स में। समझ आई बेटी बात? चलो आज के लिए इतना रखते हैं, आज के लिए इतना ही रखेंगे। अब हमारा इसमें इंक्लूजन बॉडीज रह गया है।
बैक्टीरिया में, और फिम्ब्रई, पिलई और फ्लैजिला, ये अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और शुरू करेंगे यूकैरियोटिक सेल। पहले मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है? ये सबको समझ में आ गया बेटा? ये सबने लिख लिया? ये सबने लिख लिया और समझ में आ गया बेटा सबको? नो मैम क्यों लिख रहे हो बेटा? क्या समझ नहीं आया बताओ? क्या समझ नहीं आया इसमें? जब बैक्टीरिया में mRNA के ऊपर प्रोटीन बनाया जाता है तो उस दौरान बहुत सारे राइबोसोम्स आकर जुड़ जाते हैं एक सिंगल mRNA से। इसी को हम पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। चलो, गैस वैक्यूल पे तो आज क्वेश्चन हो ही नहीं पाया। ये वाला क्वेश्चन मैं लेकर आई थी कि हम जो हैं बेटा इसको अब अगली क्लास में ही कर पाएंगे। गैस वैक्यूल्स केवल किस में होते हैं? गैस वैक्यूल अगली क्लास में पढ़ाऊंगी, तो इसको अगली क्लास में ही करेंगे। चलो चलो आज के लिए इतना रखते हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको सब्जेक्टिव होमवर्क भी दिया था बेटा, 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए थे, सबने करे? अपने कॉपी में लिख के देखे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, व्हाट इज सेल थ्योरी, करे थे आप लोगों ने? करे थे? चलिए चलो बेटा, फिर मिलते हैं अगली क्लास में विद सम न्यू टॉपिक, और इतना अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। ओके चलो, तो क्योंकि आप लोग इतने कोऑपरेटिव हो, इतने अच्छे से पोल वोल का जवाब देते हो, तो मैं जाते जाते आपके लिए गाना गा देती हूँ। तो क्लास के बाद एंटरटेनमेंट करते हैं। क्लास के दौरान एंटरटेनमेंट करेंगे तो पढ़ेंगे कब? तो जाते जाते आपके लिए एक प्यारा सा गाना गा देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बैच बहुत अच्छा है और बहुत सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, जवाब देते हैं। तो ये आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है। हो मत्था टेको या चल दूं नंगे पाँव कहीं, ऐसी किस्मत हर किसी के हिस्से आती नहीं। सब कहे आरे 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 आरे, पगला गया है तू, नजर से है परे परे परे, ये तेरा जादू। चलो, तो सब लोग तुम बहुत अच्छे हो बेटा, और मैं सच में मुझे ऐसा लग रहा है किस्मत अच्छी, अच्छा बैच मिला है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, पढ़ाई करेंगे। आप मन लगा के पढ़ाई करो, हम जान लगा के पढ़ाएंगे तुम्हें, ठीक है? चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, ध्यान रखो, खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो, खुद पे भरोसा करो और तुम कर सकते हो। ओके चलिए बाय ऑल।